So we are going to start our new chapter today. जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली हमारी चीज है वो हम जब हमारा चैप्टर आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल तब हम उसको कवर करेंगे. तो देखो आपके जो टेस्ट है ना उसके अंदर 10 का भी सिलेबस है, राइट. तो अभी आपके सारे चैप्टर्स तो हुए नहीं होंगे, तो उसमें कुछ पोर्शन है जो आपका आने वाला है. तो हम क्या करते हैं, एक एक जो आप करके 9th और 10th के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको सारे कवर करने हैं. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, जो मैं करवाने वाला हूँ ये ज्यादातर थ्योरेटिकल होगा. जहां पर एक्सप्लेनेशन आएगा वहां पे हम उसको और अच्छे से डील करेंगे, बट जहां पर देखो थ्योरी पार्ट होगा वो आपको सुनना है, ठीक है, और फिर समझना है. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट. तो अब ये जो चैप्टर है ये आपके 9-10 के चैप्टर हम करने वाले हैं पहले, और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है, जो 11th के होंगे, वैसे मेजोरिटी हमने कर लिए हैं. जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक बचेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कवर करना है इसलिए. तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो देखो क्या है, अपनी सराउंडिंग में ना मैटर है हमारे पास, ठीक है, हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं वो सब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ मैटर. तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहला क्या होता है कि कोई भी हमारे पास मैटर होता है, ठीक है, उसके अंदर डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं. जैसे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी होंगी, क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास जितनी भी स्टेट मैटर है इन सब के अंदर जो एंटिटीज हैं वो सारी क्या है, दीज आर पार्टिकल्स. जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ, देखो सॉलिड अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या जानता हूँ कि सॉलिड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एटम्स होंगे और ये क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड हो रखे होंगे. ठीक है, इनके मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा इस तरीके से, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है. तो मैं क्या बोलता हूँ, इसे सॉलिड है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिक्विड बनाना चाहता हूँ, नहीं, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग. वी विल डू इट लेटर इन द क्लास. अभी हम नहीं कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, अभी हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, ठीक है. तो देखो लिक्विड अगर बनाना चाहता हूँ, वी नो कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके से. अगर मैं और गैस पार्टिकल बनाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ये सब आता भी हो, लेकिन हम इसमें एडिशनल चीजें पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा वेट करना, ठीक है. गैस के बीच में और हमारे पास क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा. तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है. पार्टिकल्स मतलब आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम पार्टिकल कह रहे हैं. तो पार्टिकल इट कैन बी, ये जो पार्टिकल है इट कैन बी एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो सकता है, या फिर कोई आयंस हो सकते हैं, कटायन अनायन, है ना, जैसे प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस जिस पे चार्ज होता है, दीज आर ऑल आयंस. तो चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन, ये सब क्या है, पार्टिकल है, ठीक है. जैसे सॉलिड में देखा तो पास पास हैं ये पार्टिकल्स, लिक्विड में देखा तो थोड़े से दूर दूर हो गए, गैस में देखा तो और ज्यादा दूर हो गए, ठीक है. अब देखो इनके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सारा एकदम फुल्ली फिल्ड है, तो आंसर इज नो. क्योंकि अगर मैं किसी दो एटम के बीच का देखता हूँ, देखो ये वाला जो स्पेस है, ध्यान से देखना कि स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये जो खाली जगह है, देखो इस तरीके की, देख पा रहे हो, ये जो खाली स्पेस है इसे बोला जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस. इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना. ऐसा नहीं है कि देखो पूरा ऐसे भरा हुआ है, देखो किस तरीके से, इस तरीके से, ध्यान से समझना. कोई भी सॉलिड देखो इस तरीके से नहीं है. इसमें क्या है कि हम यहाँ पर ऐसे फिल्ड नहीं हो रखा था, समझ लो एक स्लैब की तरह, इस तरीके से नहीं होता. अगर मैं सॉलिड भी बनाना चाहता हूँ तो सॉलिड के अंदर भी देखो इस तरीके से पार्टिकल्स होंगे. जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, समझ रहा है. और इनके बीच में ना खाली जगह होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, जो खाली जगह है दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेस. तो ऐसा मैं कहीं नहीं कहता, कितना ही मैं क्लोजली पैक्ड कर दूं, समझ आ रहा है, पार्टिकल्स को मैं कितना ही चिपका चिपका के पास में ले आऊं, फिर भी उनके बीच में स्पेस तो रहेगा. क्योंकि देखो अगर मैं कोई चार पार्टिकल्स को क्लोजली टच भी कर दूं, देखो इस तरीके से एकदम क्लोजली टच कर दिया, इतना ही पॉसिबल है, तब भी अगर मैं देखो ध्यान से देखूंगा तो ये जो स्पेस बच गया, देखो ये वाला, यहां पर ये तो रह जाएगा लाइक दिस.
ठीक है, ये जो स्पेस आ गया यही क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है, समझ आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। अब देखो दूसरी चीज हमें क्या समझनी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे अंदर। कुछ भी उठा लेना, कोई भी आप मटेरियल उठा लेना, उसके अंदर आपको एटम्स मिलेंगे। अब हो सकता है वो एटम्स अगर पास पास होंगे तो हम उसे सॉलिड बोल देंगे, अगर वो थोड़े दूर होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, तो लिक्विड माना जाएगा, और अगर बिल्कुल दूर दूर है तो वो गैसेज में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो जो भी नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसेज हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे दूर दूर हैं, ठीक है, इनके बीच भी जो दूरियां हैं उनमें मॉलिक्यूल्स में वो काफी ज्यादा है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। अब दूसरी जो चीजें हमें समझनी आनी चाहिए, दैट इज कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूल जो है वो हिल नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पर अगर सॉलिड स्टेट की बात करूं तो ये मूव नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ लिक्विड की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना, ये इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, ऐसे ये कहीं भी जा सकते हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये इसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इट इज एन एज अ प्रोबेबिलिटी टू गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह घूम सकता है मॉलिक्यूल। और ये डिपेंड कर रहा है कि कितना यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि वो रैंडमली मूव कर रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में। और यही अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम होते जाता है, कम होते जाता है, तो मोबिलिटी, इधर उधर घूमने की मोबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम होते चली जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो सर पार्टिकल्स होते हैं वो हिल डुल नहीं सकते हैं, वो आगे पीछे हिल नहीं सकते हैं, वो एकदम क्लोजली पैक्ड है। लेकिन यही अगर मैं गैस में देखूंगा तो क्योंकि यहाँ पे खाली भी इतनी जगह है तो ये इधर उधर इधर उधर घूम सकते हैं, समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझा, आपने मोशन पढ़ा है, मोशन फिजिक्स में मोशन पढ़ लिया, किस किसने मोशन पढ़ लिया है फिजिक्स में। अगर किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अगर मास है, ठीक है, मास है, और अगर वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, तो उसके साथ उसकी एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होती है, यू नो दिस, काइनेटिक एनर्जी होती है उससे एसोसिएटेड। यस, क्या वैल्यू होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये पढ़ा है, यस और नो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक तो डिपेंड करता है इसका मास क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। अब हमें इसको समझना है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर में होता है दैट इज 3/2 kBT, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या समझ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता, समझ आ रहा है, मास जो है वो तो फिक्स है। अगर कोई भी पार्टिकल है उसका मास तो फिक्स है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मान लो कोई कार्बन का एटम है तो कार्बन का मास है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, तो मास तो नहीं बदल सकता। तो जो भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इतना समझ आया। इसका मतलब इसका मतलब अगर यहां पे ध्यान से समझना, अगर ये गैस में बिल्कुल बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, यही हमें समझना है। सपोज करो हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये मेरे पास N2 गैस है, इसकी कुछ वेलोसिटी थी v, मान लेते हैं v, और अभी टेम्परेचर मैंने कर रखा है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कुछ वेलोसिटी आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ा दिया, बर्नर लगाया, नीचे बर्नर लगाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। किसी भी हमने मान लो वेसल के अंदर इस गैस को फिल किया हुआ है ना, कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर हमने गैस फिल कर दी, नाइट्रोजन गैस। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और मैंने क्या किया, इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। इस वेसल के टेम्परेचर को बढ़ा के सपोज करो मैंने कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लो 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो देखो इससे होगा क्या, ये जो मैंने हीट दी है ये किसने ले ली होगी, इसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, नाइट्रोजन के। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं N2 वाले, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ आ रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर जैसे बढ़ाऊंगा। और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल पहले मान लो v से घूम रहा था, v की वेलोसिटी से स्पीड जा रही थी, अब वो हो जाएगी मान लो v डैश। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जो v डैश की वैल्यू होगी यहाँ पे वो ज्यादा होगी v से। जो इनिशियल
वेलोसिटी होगी पार्टिकल की टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, इस वजह से जो वेलोसिटी होगी वो भी हमारी बढ़ जाएगी आफ्टर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या ये चीज समझ आई? क्या ये चीज समझ आई? ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। इसका मतलब ये जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, ये मूव कर रहे होंगे N2 के, जिस भी स्पीड से करोगे इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखो, ये जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, इनके आपस में भी फोर्सेस होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हमारा N2 गैस होगी, ठीक है, इसका N2 का मॉलिक्यूल है, मान लो ये हमारा एक N2 का मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों, ये कंटेनर के अंदर है, ध्यान रखना, कंटेनर के अंदर N2 गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से, तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे अगर किन्हीं दो को उठा के बात करता हूं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? फोर्सेज होंगी। इन दोनों के बीच में क्या होंगी? फोर्सेज होंगी। ऐसे हर किसी के बीच में, इस N2 की इसके साथ भी है, ठीक है, इस N2 की इसके साथ भी है, ऐसे फोर्सेज होंगी। जो जो N2 है सब आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्सेज होंगी इनकी। ठीक है, पहली बात तो ये कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है ये हमें समझना है। तो यहाँ पे गैसेस में जो फोर्स होती है उसका नाम होता है वेंडरवॉल फोर्स। ठीक है, वेंडरवॉल फोर्सेस। इसका एक और नाम होता है लंदन फोर्सेस। तो गैसेस, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फोर्स है उन दोनों के बीच में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर गैसेस हैं तो इनके बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं या फिर लंदन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब अगर ध्यान से देखो, तो अगर देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल है, ये दूसरा N2 का मॉलिक्यूल, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को खींच के रखना चाहते हैं, ये दोस्तों तो आपस में एक दूसरे को खींच के रखना चाहते हैं। ठीक है, और जो मैं टेम्परेचर दे रहा हूं उसकी वजह से भागना चाहता है, ये इधर भागना चाहता है कहीं भी रैंडमली। तो ये तो ऑपोजिट चीजें हो गई। एक सेम डायरेक्शन में भाग सकते हैं, बट हाँ हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी भी तो देखेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक डायरेक्शन में भागेगा, कहीं भी भाग सकता है। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं कह सकता कि इसी डायरेक्शन में भागेगा, ये यहाँ भी भाग सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। एक ही टाइम पे दोनों एक जगह भाग जाए, एक दूसरे की तरफ आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, बट कहीं भी जाने की प्रोबेबिलिटी है ना। इतने एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है, तो 360 डिग्री 1/360 हो गया ना। समझा? प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। हाँ, तो इसलिए वो रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है, तो 1/360 प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि एग्जिस्ट कैसे करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान से देखा, मेरा जो सॉलिड है उसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्सेस होंगी। और आप जो भी टेम्परेचर है, जिस भी टेम्परेचर पे वो सॉलिड रखा हुआ है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो इस टेम्परेचर की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आ रहा है? तो ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा रैंडम डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी जो रैंडम डायरेक्शन में जा सकती है। और दूसरी फोर्स लग रही है, देखो यहाँ पे, जो एक दूसरे की तरफ खींच रही है, वेंडरवॉल फोर्सेस। तो अगर मेरी वेंडरवॉल फोर्स जो है, अगर वो मान लो मेरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किससे? काइनेटिक एनर्जी से, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखेगी वो फोर्स, इधर उधर हिलने नहीं देगी। समझ आया? और इस केस में कौन एग्जिस्ट करेगा? इस केस में आपका सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर मेरी लंदन फोर्सेज जो हैं या वेंडरवॉल फोर्सेज जो हैं, जो आपस में एक दूसरे को खींच रही है मॉलिक्यूल को, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा भी तो मेरा क्या काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें, तो वो फोर्सेज इतनी ज्यादा है कि मेरा मॉलिक्यूल हिल डुल पाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स, उसके अंदर बिल्कुल स्टेट चेंज होएगा, वही तो सिखा रहा हूं। देखो, अगर मेरी वेंडरवॉल फोर्सेस अगर मेरी वेंडरवॉल फोर्सेस लगभग लगभग बराबर हैं, किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो इस केस में हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है स्टेट, वो करती है लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर लिक्विड स्टेट है तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्शन, जो लंदन फोर्सेज या वेंडरवॉल फोर्सेज, उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये जो लंदन फोर्सेज होंगी और जो काइनेटिक एनर्जी, ये लगभग लगभग आपस में बराबर होगी। इस केस में हमारे पास क्या होता है? फ्लूइडिटी आती है। ठीक है, फ्लूइडिटी कह लो या लिक्विडिटी आती है, लिक्विड होता है, मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो लिक्विड एग्जिस्ट करता है। और यही देखो, अगर हमारे पास
वेंट्रवॉल फोर्सेस कम है। वेंट्रवॉल फोर्सेस अगर मेरे पास मान लो, हाँ अट्रैक्शन की फोर्सेज हैं, ठीक है, तो ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये अट्रैक्शन फोर्सेज है। अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन पार्टिकल्स। अब ध्यान रखना, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है, तो वेंडरवॉल फोर्सेज है। तो ये हमारे पास अगर देखो बहुत कम है, किससे? काइनेटिक एनर्जी से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी। तो कौन सी? इसका मतलब रैंडमली कहीं भी भागेंगे। और कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी? गैशियस स्टेट आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो तीन केसेस बने। पहला केस ये है कि अगर मेरे पास वेंडरवॉल फोर्सेज डोमिनेट कर रही हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच के रखेंगी, सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। अगर मेरे पास वेंट्रवॉल फोर्सेस लगभग लगभग बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, तो मेरी लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। और अगर मेरी वेंट्रवॉल फोर्सेस बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूम रहे होंगे, और उस केस में हमारे पास गैशियस स्टेट एग्जिस्ट करेगी। समझ आया? व्हाई डू वी हैव थ्री डिफरेंट स्टेट्स? ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि सॉलिड लिक्विड गैस होती है, ये पता होगा आपको, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये तीनों क्यों होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्यों होती हैं। इसका मैं सर आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास दो स्टेट्स और होती हैं, ठीक है, टू स्टेट्स और होती हैं। बोस आइंस्टीन स्टेट है ना, कंडेंसेट। तो आपको ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा और हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ये दो स्टेट्स और होती हैं, ठीक है, कंडेंसेट। तो हमारे पास जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, वो क्या होती है? सुपर एनर्जेटिक स्टेट होती है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट होती है। और इस स्टेट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनाइज्ड गैस, ठीक है। आयनाइज्ड गैस का मतलब है आयंस में होगी गैस, गैसियस स्टेट होगी और आयंस भी होंगे उसमें। जैसे जैसे सपोज करो मेरे पास एक एटम है ए। अब देखो इसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है, इट कैन बी सॉलिड, दिस ए कैन बी लिक्विड, दिस ए कैन बी गैसेस, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को तो हटा दो, सॉलिड लिक्विड में नहीं होगा, गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन अब ये एटम है, न्यूट्रल है। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास आयन बन जाए, यानी ए के ऊपर एन प्लस माइनस का चार्ज है, ठीक है, एन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3, या फिर -1 -2 -3, कुछ भी चार्ज हो सकता है। हर केस में क्या होगा? आयन होगा। और अगर ये आयन है और इसकी स्टेट गैसियस है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी, ये हमारी किसकी होगी? प्लाज्मा की कंडीशन होगी। समझ आया? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि देखो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट, ए एटम है, ए इज एनी एलिमेंट, वो जो हमने पढ़ा है ना, हाइड्रोजन हीलियम, ये कुछ भी हो सकता है ना, अभी मैंने फिक्स थोड़ी किया है कि ये एल्कली है, क्या है, ये मैंने फिक्स नहीं किया। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। समझ आया? मैं एक्स ले लूं, एक्स ले लूं, एक्स का मतलब समझ आ गया? एक्स ले लेता हूँ, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। बट यूजुअली अगर आप मेरे से पूछोगे सर एक्चुअल में क्या होते हैं, ये क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी एनी गैस, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होगी जो गैस होगी, जिसको आयनिक स्टेट में हम प्रेजेंट कर दें, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो प्लाज्मा में होती है। और जब भी देखो कोई आयंस होंगे, तो अब देखो न्यूट्रल से तो निकला है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट कैन बी एडेड, इट कैन बी रिलीज्ड, तो दोनों ही केस है, देखो प्लस माइनस हो सकता है। इसलिए इसको यहां दिखाना गलत है, इसको देखो यहां दिखाते हैं एरो के ऊपर। तो इट कैन बी प्लस माइनस एन इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो चार्ज कैसा आएगा? प्लस एन का। अगर एन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो चार्ज कैसा आएगा? माइनस एन का। समझ आया? तो इट कैन बी एनीथिंग, बट हमें ये समझ आना चाहिए कि जो भी वहां पे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, एक तो उसकी गैसियस स्टेट में होगा वो, और दूसरा उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कुछ ना कुछ इसमें चार्ज होगा, और साथ में हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। तो ये होती है हमारी प्लाज्मा वाली स्टेट। अब देखो ये कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है? हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट वेल्डिंग पॉइंट उस चीज में समझाऊंगा, ठीक है, अभी आएगा, थोड़ा सा वेट करो, है ना, ठीक है, विल लेट यू नो। अभी जैसे हम पढ़ेंगे ना, इसमें लेटेंट हीट पढ़ेंगे और इवेपोर। हाँ हाँ, पूछो पूछो।
हाँ हाँ बोलो ईशान। प्लाज्मा यार, इतनी बार तो समझा दिया ईशान, कितनी बार पूछोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, प्लाज्मा में सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल होगा वो गैसियस स्टेट में होगा और उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच हैव सम चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव हो, और साथ में वो गैसियस स्टेट में हो। अब आप ये पूछना चाह रहे हैं गैसियस क्या होता है, अभी इतनी देर में देखो यही तो बताया मैंने। हम्म हम्म। नहीं, नहीं जरूरी नहीं है। आपके पास H2 मॉलिक्यूल है लेट से, इस पे क्या चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है। आप इसको आयनाइज करना चाह रहे हैं, कौन समझ आ रहा है, आप इसको आयनाइज करना चाह रहे हैं। तो आप देखो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये अभी गैस में, आप इसको पहले दो एच एटम में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको आयनाइज करेंगे। अब ये गैसियस में होगा, फिर आपने इसमें आयनाइज करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अब ये जो होगा 2H+ बनेगा और ये गैस में पड़ जाएगा, तो अब ये प्लाज्मा स्टेट में जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट है, इस पे हाँ हाँ, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टार्स वगैरह हो गए, जितने भी मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, नियॉन बल्ब्स वगैरह हो गए, उन सब में यही है, आयनाइज गैस होती है, ठीक है। जैसे आर्गन आपने देखा होगा, आर्गन नियॉन ये सब फील्ड होती है ट्यूबलाइट वगैरह में, बल्ब वगैरह में। आर्गन नियॉन ये सब फील्ड होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नियॉन बल्ब्स जो होते हैं, नियॉन लाइट्स आपने देखी होंगी, ठीक है, नियॉन बल्ब्स लिख लेते हैं, नियॉन बल्ब्स, स्टार्स। तो ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत ज्यादा आपको इस डिटेल में नहीं पढ़ना इस चीज को, ठीक है। इसके बाद जो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, देखो ये कब फॉर्म होती है। तो दिस स्टेट इज फॉर्म्ड जब हम क्या करते हैं, सुपर कूल करते हैं, ध्यान से सुनना, सुपर कूल कर दें अगर किसी गैस को, सुपर कूलिंग द गैस, सुपर कूलिंग द गैस, कैसे करेंगे, एट वेरी लो टेम्परेचर। समझ रहे, आप ठंडा कर रहे हैं, जैसे आपने क्या सुना हुआ कि मैं 0 डिग्री पे ले आया किसी चीज को, तो पानी की अगर बात करते हैं तो बर्फ बन जाता है। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं कोई भी चीज ले लूंगा तो 0 डिग्री पे पानी बन जाए, वो जम जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट, दिस वेरीज फ्रॉम द मैटर टू मैटर। अगर आप कुछ और लेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा, ठीक है। तो हम आइस वगैरह हो गई, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर मैं किसी गैस को कूल करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखना गैस कभी भी कूल नहीं होती 0 डिग्री पे, उसको हमें बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। कितना ठंडा करना पड़ता है, आप कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको 0 केल्विन भी कहते हैं, 0 केल्विन। और 0 केल्विन का अलग से नाम होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आया व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। क्यों ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को, यहां लिख लेते हैं आगे, डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो मैं 273.15 ऐड करता हूँ, ठीक है। 0.55 को आप लिख सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कोई, मतलब कह सकते हैं हम कि बहुत सेंसिटिव चीज को आप डील कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट्स में वेरी करती हैं चीजें, तब तो आप 0.15 ले सकते हैं। अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेम्परेचर चीज आप नहीं डील कर रहे हैं, तो आप 273 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, दिस इज 273.15। जब आप इसको ऐड कर देंगे, देन आपका टेम्परेचर जो है वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, 273 ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आई वो आपकी केल्विन में आई। तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे -273 में +273 ऐड करेंगे केल्विन बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो 0 केल्विन हो जाएगा, है ना। जैसे आप इसमें +273 करेंगे तो इट बिकम 0 वैल्यू, और वो किस में आ जाएगी, केल्विन में आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन यू हैव टू आंसर इधर 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो किसी चीज को हम इतनी ज्यादा ठंडी कर रहे हैं, -2। हाँ पूछो ईशान, बोलो क्या कह रहे थे। क्या चीज, ड्राई आइस इसका एग्जाम्पल नहीं है। ड्राई आइस तो समलाइन करेगा ना। आप किसको किसको ठंडा कर रहे हैं, आप गैस को, समझ आ रहा है। ड्राई आइस इसका एग्जाम्पल नहीं है, हम यहाँ पे गैस को किस टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं, आप ये भी तो देखो। अगर आपको किसी गैस को सुपर कूल करना है तो आपको इतना नीचे ले जाना पड़ेगा। आपके पास तो ड्राई आइस जो तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में आ रखी है, समझ आ रहा है पॉइंट। तो उसको आप नहीं करेंगे। हाँ पूछो।
और कौन पूछ रहा था? बताओ। बिल्कुल है, गैस है, सॉलिड CO2 है, लेकिन वो किस टेम्परेचर पे है, ये भी तो सोचो। इतने टेम्परेचर पे नहीं है ना आप यहाँ पे। अब मैं बात करूँ, देखो आपको H2 गैस है, वो तो नहीं है सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। पॉइंट समझे? तो अगर मैं सोचो उसको सुपर कूल करना चाहता हूँ, उसको जमाना चाहता हूँ, उसको जमाना चाहता हूँ, तो देखो आप क्या कर रहे हो। और मैं सिर्फ समझाऊं, देखो डेप्थ में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगर आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप काइनेटिक एनर्जी को लो कर रहे हैं। समझ आए? तो कौन डोमिनेट कर जाएगा? वेंडरवॉल फोर्सेस। और जैसे ही वेंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट करेगी, तो आपकी स्टेट चेंज होने लग जाएंगी। तो जैसे जैसे आप नीचे ले जाएंगे टेम्परेचर को, तो गैस जो है वो लिक्विड में आएगी, लिक्विड से सॉलिड में भी आएगी। पॉइंट समझ आया? हाँ, तो इतना नीचे ले जाना है। कितना नीचे ले जाना है? टेम्परेचर 0 केल्विन तक ले जाना है, -273 डिग्री तक ले जाना है आपको, ठीक है। और ये गैस की ना एक और कंडीशन होती है, ये जो गैस होनी चाहिए, इसकी हमारे पास जो डेंसिटी है, इसकी जो हमारे पास डेंसिटी है, ये डेंसिटी आपकी होनी चाहिए 1/10⁵ टाइम्स, ठीक है। ये जो डेंसिटी है वो इतनी लो होनी चाहिए, बहुत लो डेंसिटी है। ये वैल्यू देख लो कितनी होगी, 0.00001। इतनी टाइम्स कम होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो सोचो, अगर कोई डेंसिटी है वो इतनी लो डेंसिटी होगी, तो कितनी हल्की गैस होगी, वो कितनी लाइट गैस होगी। और उस लाइट गैस को आपको क्या करना है, आपको कंप्रेस करना है, उसको ठंडा करना है। किस टेम्परेचर पे? -273 पे, ठीक है। तो देखो यूजुअली ये जो गैस होती है हमारे पास, ये बोसोन होती है, मतलब एल्कली गैस हम यहाँ पे यूज करते हैं। इतनी जाने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैं बता देता हूँ। जो गैस यूजुअली हम यूज करते हैं, वहाँ पे एल्कलीज यूज करते हैं, ठीक है। एल्कलीज एल्कलीज आपके ग्रुप 1 वाले होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 वाले। तो जो हमारे ग्रुप 1 वाले होंगे, उनकी गैसेस को हम यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं, मतलब उन चीज को हम ठंडा कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना, उसकी डेंसिटी जो होती है वो 10⁵ होती है। उसको बोसोन भी कहते हैं, ठीक है, बोसोन्स। मेरे को जैसे इतना डेप्थ जाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, बोसोन्स बोलते हैं, बस इतना काफी है। बहुत ज्यादा हमें इसको नहीं समझना है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल, ये इतना ही है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता होनी चाहिए। जो मेजर मेजर है, तो मेजर मेजर हमारे पास क्या रहती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, कि जो सॉलिड्स होते हैं, मोस्टली आपको पता होंगी कि इनके पास जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है ना। एटम्स फिक्स हैं, मूव तो हो नहीं पा रहे, तो उनकी शेप फिक्स हो जाएगी। फिर इसके पास इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ना तो इनकी शेप चेंज होती है, ना इनका वॉल्यूम चेंज होता है। अब क्योंकि एटम्स बहुत पास पास हैं, तो इस वजह से आपकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी होगी। और क्या मैं इनको कंप्रेस कर पाऊंगा? आंसर इज नो। वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, वेरी लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि एटम्स ऑलरेडी बहुत पास पास है, आप उसको और कितना पास ले आएंगे, तो कंप्रेस तो ज्यादा हो नहीं पाएंगी, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो तो आपका बहुत कम ही है उसमें, है ना। अगर जैसे देखो ध्यान से, अगर दो पार्टिकल्स हैं, इनको मैं पास कब ला पाऊंगा? जब इनके बीच का गैप ज्यादा हो, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, IPS। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर बहुत ज्यादा है, तभी तो मैं इन मॉलिक्यूल्स को पास ला सकता हूँ। अगर मैं पास ला सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा कंप्रेसिबल ज्यादा है। और अगर ये ऑलरेडी पास है, तो इस तरीके से बहुत कम स्पेस है इनके बीच में, है ही नहीं, तो इनकी कंप्रेस में कर ही नहीं पाऊंगा इसको, तो लो कंप्रेसिबिलिटी आएगी इस केस में। तो ऐसा कब होता है, किस केस में होता है एटम्स पास पास? सॉलिड के केस में। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास है, आप उसको कितना कंप्रेस कर पाएंगे? कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे बिलिटी आपकी रहती है। और जो अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर मॉलिकुलर अट्रैक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, ठीक है। फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होएगी, इसी वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। आई थिंक ये आपको मोस्टली पता ही होंगे, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। फिर लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या बदल जाता है? यहाँ पर देखो शेप फिक्स नहीं होती। जैसे अगर पानी है, उसको मैं अलग अलग तरीके के वेसल में डालूंगा। सपोज करो हमने बॉटल में फिल करा, तो उसकी शेप ले लेता है। आपने उसे बाउल में फिल करा, तो बाउल की शेप ले लेता है। तो कोई शेप फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स करता है कि आप उसको किस कंटेनर में यूज डाल रहे हैं, है ना। तो इनडेफिनेट शेप हो जाती है, यानी कि फिक्स नहीं है शेप, इनडेफिनेट शेप रहती है। और हमारे पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है। तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है हमारे पास।
है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 200 ml पानी को बॉटल में डाला तो अलग पानी चेंज हो गया, बाउल में डाला तो 200 ml से 180 हो गया, ऐसा नहीं है। 200 ml अगर बॉटल में था तो 200 ml ही किसमें होगा, बाउल में होगा। बट शेप फिक्स नहीं है, शेप जो है वो चेंज हो जाएगी बेस्ड ऑन द कंटेनर शेप, राइट। इसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, तो डेंसिटी देखो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट डेंसिटी रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उतने पास नहीं है, अब थोड़े से दूरियां आ चुकी है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ चुका है, तो डेंसिटी रिड्यूस होगी। तो डेंसिटी हमारी यहाँ पे मॉडरेट रहती है। और कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखो, एज कंपेयर टू सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल स्पेस बढ़ रहा है तो कंप्रेस तो होंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। तो लो कंप्रेसिबिलिटी हम कह सकते हैं, ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती, बट होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, राइट। अब गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस तो देखो जस्ट ऑपोजिट है किसके, सॉलिड्स के। ना तो इनकी कोई शेप फिक्स है, इनडेफिनेट शेप है, और ना इनका कोई वॉल्यूम फिक्स है। यानी कि मैं देखो किसी भी कंटेनर में लूंगा, सपोज करो मैंने गैस को इसमें लिया, तो उसने इसकी शेप ले ली, वॉल्यूम जो होगा इसका कैसे लिख लेगा, L/B करके, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे अब इतने बड़े स्पेस में डाली, तो गैस जो इसमें फैल जाएगी पूरे में, ठीक है। तो ये अब स्पेस इतना सारा उसने ले लिया, अब वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे, चलो इसको L² मान लेते हैं, लेट्स से स्क्वायर शेप का, ठीक है, तो LL हो गया। या लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, तो अब वॉल्यूम जो है बढ़ चुका है ना। सपोज करो इसको मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे LBH ले लो, यहाँ पे इसको L ले लो, ठीक है, L। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, साइड का क्यूब, यानी कि L3। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो इट विल बी LB/H, राइट। तो आपने गैस को जिस भी कंटेनर में फिल किया, उसने उस कंटेनर का सारा स्पेस ले लिया, सारा स्पेस में फिल हो चुकी है वो। तो अब वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे आप ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। जिस भी कंटेनर में आप फिल कर रहे हो उसका वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि वही वॉल्यूम है किसका, गैस का, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, करेक्ट। जैसे यहाँ पे हमने निकाला, तो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी गैस जो होगी हमारी। लेकिन अगर मैं इसमें लिक्विड डाल दूं, ध्यान से सुनना, सपोज करो मैंने लिक्विड डाला, तो लिक्विड पूरा तो फिल हो नहीं पाएगा, वो तो नीचे पानी सेटल हो जाएगा। तो सपोज करो मैंने पानी अगर डाला तो उसने इतना वॉल्यूम ले लिया, ये H हाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो H हाइट है, इसमें अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो इस केस में वाटर का वॉल्यूम हट जाता है, ऐसे ले लो, ठीक है। तो इस केस में अगर लिक्विड का वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो इट विल बी L/L में H, ठीक है, जो भी हाइट होगी। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि गैसेस जो है उनके बीच में हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली हर जगह ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जिस भी आप कंटेनर में उसको डालोगे वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएंगी। तो जब भी वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगी तो जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, राइट। इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, क्योंकि अगर क्यूब में डाला तो क्यूब की शेप आ गई, रेक्टेंगल में डाला तो रेक्टेंगल की शेप आ गई। अब क्यूब का वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी कम है। कंटेनर जो है अगर रेक्टेंगुलर है, मान लो क्यूबॉइड है, तो उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर है ना। तो हम ये देख पा रहे हैं, ना तो इसमें डेफिनेट शेप है और ना ही यहाँ पे कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, तो इनडेफिनेट यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी तो यहाँ पे बहुत ही कम होती है, वेरी लेस डेंसिटी, वेरी लेस डेंसिटी। और अगर डेंसिटी बहुत कम है तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है। तो एक पार्टिकल अगर यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो इसके बीच में खाली जगह है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दो मॉलिक्यूल को बड़े आराम से पास में ला सकते हैं पिस्टन लगा के। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। क्लियर है, समझ आया। तो ये सारा स्टेट समझ आया, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज समझ आई, यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ईशान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फेस चेंज। फेस चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। फेस चेंज एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, राइट। तो हमारे पास देखो जो दो, हम यहाँ पे ना डील करने वाले हैं वाटर को, क्योंकि वाटर से आपके पास मोस्टली क्वेश्चन आएगा, बट ये एप्लीकेबल हर जगह है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है,
क्योंकि अगर कोई भी स्टेट चेंज कर सकता है, कोई भी हमारे पास मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है विद द राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं इस चीज के अंडर फेज चेंज में, ठीक है। बट सबसे इजी इस चीज को समझना होता है अगर हम वाटर को लेकर, क्योंकि यही हमारे सामने बड़े इजीली प्रेजेंट है हर स्टेट में, लिक्विड में भी है, आइस में भी है और स्टीम में भी है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे अगर कोई भी मेल्टिंग या बॉइलिंग होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, तो यहाँ पर क्या हमें समझना है, इन दोनों फिनोमिना में, मेल्टिंग में और बॉइलिंग में, मेल्टिंग कब होगी जब आपका सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा, ठीक है। बॉइलिंग कब होगी, बॉइलिंग होगी अगर लिक्विड से गैस में जा रहा होगा। फेज चेंज समझ आ रहा है, स्टेट बदल रही है, स्टेट ऑफ मैटर बदल रही है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होगी, लिक्विड से गैस बॉइलिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल फेज चेंज, आइसोथर्मल फेज चेंज। यानी कि आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फेज बदलेगा, फेज चेंज हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फेज चेंज। तो किस टेम्परेचर पे, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ H2O की, तो किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो आइसोथर्मल वर्ड है वो किस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इस पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर है, एक ही ऐसा टेम्परेचर जिसपे मेल्टिंग होती है, कौन सा, 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। बॉइलिंग कब होती है, आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज टू आर फिक्स्ड टेम्परेचर, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो जा रहा है आपका, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है अगर 0 डिग्री है, बॉइलिंग जा रहा है जब लिक्विड से गैस है एट 100 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे होता है ये, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे आइस है, वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो H2O है, H2O है वो है हमारा सॉलिड में, आपके पास यहाँ पे है वाटर, तो वाटर मतलब H2O होगा आपका लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। फिर आपके पास मान लो स्टीम आ गई, स्टीम या वाटर वेपर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, वाटर वेपर्स कहना गलत है, स्टीम लिखो, क्योंकि वेपर्स जो होंगे वो तो हर टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं। स्टीम, स्टीम होगी इसका मतलब ये है H2O यहाँ पे गैस है, ठीक है। चलिए, तो क्या समझ आना चाहिए कि ये जो आइस से वाटर है, यहाँ पर आप जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना कन्वर्ट करने के लिए बर्फ को पानी में, तो वो टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको देता है हीट, वो आपको देता है हीट, ठीक है। तो ये जो हीट होती है, दिस वैल्यू इज Q इज इक्वल टू सी एन सी एन सी डी टी, एन सी डी टी। ये जो एन है दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते थे, भूलना नहीं है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सपोज करो, देखो अगर मैंने यहाँ पे 10 ग्राम आइस ली, कोई बच्चा हो सकता है 20 ग्राम आइस ले, कोई हो सकता है 100 ग्राम आइस ले, तो हर किसी के नंबर ऑफ मोल्स अलग है। अगर 10 ग्राम वाले बच्चे के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, गिवन मास 10 है, मोलर मास 18 होता है। जिसने 20 ग्राम लिया आइस उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 20/18, गिवन मास 20 हो गया, मोलर मास 18 होता है वाटर का। सिमिलरली अगर किसी ने 100 ग्राम आइस लिया तो उस केस में उसके लिए 100 ग्राम गिवन मास हो गया और 18 जो होता है उसका मोलर मास होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, एन की जगह रख सकता हूँ। स्पेसिफिक हीट जो होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट उसको सी से लिखते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी योर गिवन इन द क्वेश्चन, आपको याद नहीं करनी है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद जो यहाँ टेम्परेचर है dt, दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन योर टेम्परेचर। तो जो भी आप टेम्परेचर का चेंज लाएंगे, जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने 10 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया, ठीक है, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री करूंगा तो कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, दिस इज योर हीट, Q इज योर हीट। तो कितनी हीट ट्रांसफर हुई है व्हेन आई हैव चेंज्ड टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री का चेंज आया है, तो 20 डिग्री टेम्परेचर में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है वो मैं इस तरीके से निकालूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे
जिस टाइम पे आइस से वाटर जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज होगा? क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज होगा? यस और नो? अगर मैं बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या मेरा टेम्परेचर चेंज होगा? ठीक है, तो आंसर इज नो। जब तक आपकी बर्फ पूरी पिघल नहीं जाएगी, जब तक आपकी बर्फ पूरी पिघल के पानी नहीं हो जाएगी, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली ठीक है, तो टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा आपका, बट आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हीट के थ्रू आप दे रहे हैं टेम्परेचर उससे राइज नहीं कर रहा। तो वो क्या करवा रहा है, वो आपकी कन्वर्ट कर रहा है फेज में। तो जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइडियली होना चाहिए था। क्यू बढ़ा रहे हैं तो डीटी में आपका चेंज आना चाहिए था, क्योंकि देखो एन फिक्स है, 10 ग्राम है इसलिए तो 10 ग्राम ये फिक्स है, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट होती गिवन होगी। तो जो भी आप हीट दे रहे होंगे वो सारी आपका टेम्परेचर में रेस्पॉन्ड होना चाहिए था, टेम्परेचर आपका बदलना चाहिए था, बट ऐसा तो हो नहीं रहा। अगर आप आइस को वाटर में कर रहे हैं और आप पानी मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब सारी हीट जो है वो फेज को कन्वर्ट करने में आ रही है, क्योंकि बर्फ पिघल पिघल के पानी बन रही होगी, और उस केस में आपको उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन प्रोसेस? कन्वर्टिंग एनी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जिसे मेल्टिंग कहता है, वो फ्यूजन भी होता है। तो दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जितनी आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे होंगे हीट को, वो सारा का सारा आपका फेस कन्वर्ट कर रही होगी, आइस को पानी में बदल रही होगी। ठीक है, और जैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पिघल के पानी आ जाएगा तो 0 डिग्री पे पानी होगा, फिर आप जो हीट देंगे उसके बाद फर्दर वो फिर पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएगी, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज करो आपने बर्फ ली और आपने उसको हीट करा, उसमें थर्मामीटर डाल दिया, थर्मामीटर डाला, देखोगे जब तक बर्फ होगी ना तब तक 0 डिग्री रहेगा। बट जो आप हीट दे रहे होंगे, ऐसा नहीं बर्नर ऑफ कर दिया आपने, गैस ऑफ कर दी, गैस आपकी चल रही है, बराबर हीट हो रहा है, लेकिन आपका टेम्परेचर 0 डिग्री है। हो क्या रहा होगा, बर्फ पिघलते जा रही होगी, पिघलते जा रही पिघल जा रही। फिर जैसे ही सारी बर्फ पिघली तब आप टेम्परेचर देखेंगे तब भी 0 डिग्री ही होगा। बट उसके बाद जो फर्दर हीट आप सप्लाई करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये जो 100 डिग्री पे पानी आ चुका है आपका, ठीक है, इसके बाद आप फिर देखेंगे कि 100 पे कांस्टेंट हो गया। अब आपका पानी जो है वो स्टीम बनते जा रहा है, आप देखेंगे भाप बनते जा रही है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, राइट। तो वेपराइजेशन प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस इज नथिंग बट अ सेम चीज। बट ध्यान रखना कि हम जब हमारे पास लेटेंट हीट सप्लाई होती है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। इस टाइम पे टेम्परेचर अगर आप थर्मामीटर में देख रहे होंगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग 100 डिग्री सेल्सियस स्ट्रेट इन दी रीडिंग, राइट। तो ये आपको समझना है कि टेम्परेचर इज फिक्स्ड ड्यूरिंग फेज चेंज। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो अगर जब भी ऐसा हो रहा होगा इट मीन्स वहां पे आपका फेज चेंज हो रहा होगा। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो वाई एक्सिस में है आपका टेम्परेचर और राइट में लो आप हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाइड, ठीक है, हीट आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो स्टार्टिंग में आप हीट बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, आपकी आइस है, ठीक है, अभी आपकी आइस है, आप हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। एक टेम्परेचर आया, आप हीट बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पॉइंट समझ आ रहा है? जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मैं हीट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि जैसे ही एक टाइम आया जब मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बट हीट बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कौन सा फेज होगा, ये आपकी यहाँ पे आइस थी। जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री हिट होगा, जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री हिट होगा तो इस टाइम पे क्या होने लगेगा, मेल्टिंग होने लगेगी, मेल्टिंग ऑफ आइस होने लगेगी। और जैसी मेल्टिंग होगी तो टेम्परेचर आपका चेंज होगा ही नहीं, 0 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा। आप हीट बढ़ाए जा रहे हैं, आप हीट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर आपका ऊपर जा ही नहीं रहा, 0 डिग्री पे फिक्स है। लेकिन आप यहाँ क्या देखेंगे, आपकी बर्फ पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी, पिघलने लगेगी, पिघलती जाएगी, पिघलती जाएगी, सारी बर्फ पिघल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री पे लिक्विड होगा, ठीक है, 0 डिग्री पे लिक्विड होगा। और इस जगह अगर देखना चाहता हूँ तो 0 डिग्री पे आइस होगी आपकी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करा, हीट सप्लाई करी, और आपने देखा कि जो आपने हीट सप्लाई करी उससे टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस टाइम यहाँ लिक्विड है,
ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे लिक्विड है। फिर आप गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, जाते गए, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, फिर आपकी रीडिंग रुक गई। अब ये सीधी जाने लगी, फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ने लगा। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये लेट से रेड है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, 100 डिग्री पे। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आपकी बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी बॉइलिंग हो रही है, राइट। और आप देखेंगे सीधा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। क्या ये टेम्परेचर फर्दर बढ़ेगा? मेरा आंसर क्वेश्चन ये है, क्या ये फर्दर बढ़ेगा? आंसर इज नो। क्योंकि आप जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो तो वेपर्स बनाते जाएगी बनाते जाएगी बनाते जाएगी ना वेपर्स। तो अब उस वेपर का तो 100 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? ये टेम्परेचर अब आपके यहीं पे रुकेगा और ये ग्राफ सीधा चलता जाएगा चलता जाएगा। आप चाहे कितनी ही हीट दे दें, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा। पानी जल्दी उबलने लगेगा, उबलेगा उबलेगा बहुत ज्यादा, और स्टीम बहुत ज्यादा ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर आप स्टीम का टेम्परेचर देखेंगे तो वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, और जो पानी उबल रहा होगा उसका टेम्परेचर देखेंगे वो भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट लिखना चाहता हूं तो यू विल हैव इन गैसियस स्टेट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका गैसियस स्टेट आ जाएगी लिक्विड की, ठीक है। इस टाइम पे अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, इस टाइम पे आपका लिक्विड होगा। यहां पे अगर जा रहा हूं तो आपकी आइस है, और अगर मैं फर्दर अब बढ़ते जा रहा हूं तो यहाँ पे आपकी स्टीम है, ठीक है, स्टीम आ चुकी है आपकी। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टीम आ चुकी है। पॉइंट आता है कि अगर सर जिस टाइम पे बॉइलिंग हो रही है इस टाइम पे आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो आपको यहां से ये चीज समझनी है। देखो, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में आपका फेज बदल रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। ए से बी अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर नहीं बदल रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। तो इस टाइम पे जो आइस होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है लिक्विड के साथ। इसका मतलब क्या है, इसको वाटर लिखो, लिक्विड में लिखो, वाटर लिखो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए से बी देखेंगे तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में दोनों एग्जिस्ट होंगे, आइस भी दिख रही होगी और आपको वाटर भी दिख रहा होगा। बस फर्क इतना होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट पे होंगे तो आपके पास आइस का अमाउंट ज्यादा होगा, पानी का अमाउंट कम होगा। और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे ए से बी पे, आपका बर्फ कम होते जा रही होगी, पानी बढ़ते जा रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। जैसे बी पॉइंट पे पहुंचूंगा सारी बर्फ खत्म, पानी आ चुका है, समझ आए? सिमिलरली सिमिलरली जैसी बॉइलिंग फेज आएगा इस टाइम पे आपकी जो लिक्विड है यानी कि वाटर जो है वो आपका सारा स्टीम में को एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि आपका पानी भी होगा और आपके पास स्टीम भी निकल रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये जो पानी है ये उड़ता जाएगा स्टीम में बदलता जाएगा। बट ध्यान रखना उस टाइम पे पानी भी होगा और स्टीम भी होगी, दोनों दिख रहे होंगे आपको। क्लियर है? ये आपको ग्राफ समझ आया? देखो एक बार, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? लेटेंट हीट of fusion and vaporization is clear to you? ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो पता ही होगा क्या होता है हमारे पास। सब्लिमेशन, ड्राई आइस वाला कौन था? सब्लिमेशन में क्या होता है, आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैम्फर पता है? कैम्फर लिक्विड स्टेट नहीं आती, जैसे आप उसको हीट करते हैं वो उसका जो फेस चेंज होता है वो किसमें होता है, आपका सॉलिड टू लिक्विड। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाए, कौन सी स्टेट स्किप हो जाती है? स्किप हो जाती है आपकी लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट आई नहीं, बट देखो होना तो ऐसे ही चाहिए था। सॉलिड था तो मॉलिक्यूल्स पास पास थे, ठीक है, उसके बाद वो दूर गए होंगे तो लिक्विड में आना चाहिए था। बट वो इतना क्विक होता है, वो एकदम से सडन इतना चेंज आता है कि एकदम से मॉलिक्यूल बहुत पास थे और एकदम से बहुत दूर चले गए, एकदम से ही बहुत ज्यादा दूर चले गए। तो कौन सी स्टेट आएगी? सॉलिड से गैस में चला जाएगा एकदम से। तो लिक्विड स्टेट वाला जो फेज है वो आता ही नहीं है, ठीक है, वो आपको नजर ही नहीं आता है। नहीं, देखो इंटरेक्शन जो होती है ना वो उसका ग्राफ होता है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम एनर्जी, जैसे लिक्विड स्टेट होती है ना, इसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो जो फेज चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे भी एनर्जी कर्व्स बनते हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पे आपको ना एनर्जी कर्व नहीं बताया,
वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर स्ट्रिक्टली मेरे को इस चीज को समझाना पड़े कि सब्लिमेशन में एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड स्टेट नहीं आती। हालांकि ये वाला टॉपिक देखो ना तो कॉम्पिटिशन में, ना जेई एडवांस में, ना उसमें मेंस वगैरह में, ना ही क्लास 11 में, ना क्लास 12 में। ये वाली जो चीजें होती हैं ये थोड़ी सी एडिशनल चली जाती हैं, ठीक है। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बेसिकली आपके जो आपके आसपास चीजें उसमें आप दिलचस्पी ले रहे हैं और आप ये सीखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि स्किप हो जाती है। तो इसके लिए अगर मेरे को समझाना ही पड़ेगा तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत एडिशनल टॉपिक है, करवाया जा सकता है लेकिन इसका यूज नहीं है। इसमें एनर्जी प्रोफाइल होती है और उस एनर्जी प्रोफाइल में क्या होता है कि आपकी जो स्टेट के बीच की जो एनर्जी होती है वो सडनली चेंज होती है एकदम से। तो वो जो फेज डिफरेंस होता है ना एनर्जी वाला वो बहुत कम होता है। तो जैसे आप एनर्जी सप्लाई करते हैं वो क्विकली क्विकली वो एनर्जी क्या होती है सरपास कर जाती है लिक्विड वाली स्टेट की एनर्जी को। और जैसे वो लिक्विड स्टेट की एनर्जी सरपास करेगी तो लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे क्विकली छोटा सा है, मैं कैसे समझाऊं इसको, बड़ा मुश्किल है इसको समझाना ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनर्जी प्रोफाइल छोटी छोटी रहती है। जैसे मान लो लिक्विड स्टेट की बहुत छोटी है और गैसियस की ज्यादा है और सॉलिड की ज्यादा है। तो अगर कोई कर्व यहाँ पे आया, ठीक है, आपने हीट दे रहे हैं, तो अगर ये लंबे टाइम तक यहाँ रहा तो आपकी सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगी अच्छे टाइम तक। लेकिन जैसे आपने हीट दी और फटाफट क्विकली कन्वर्ट हो गई है, तो ये क्या होगा, ये जो फेज है ये बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जो लिक्विड स्टेट वाली जो टाइम होगा ये बहुत कम टाइम के लिए आता है, या कह लो कि इतना कम और भी कम हुआ तो ये क्विकली सरपास कर जाता है। लिक्विड स्टेट आया नहीं, सीधा आप देखते हैं कि आपको गैस दिख गया। तो ये वाली चीज हो रही होती है कैम्फर में, ठीक है। बट अभी के लिए आप इसको अलग से पढ़ लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाई डू, आप सर्च कर लेना ऑनलाइन कि वाई डू लिक्विड स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सब्लिमेशन प्रोसेस और वाई डू कैम्फर डज नॉट शो लिक्विड स्टेट व्हेन वी हीट इट, वाई इट कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस सॉलिड टू गैस, वहां आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी इतना समझना, व्हाट इज सब्लिमेशन, इज दिस कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस। एंड जो हमारे पास डिपोजिशन होता है वो इसका उल्टा होता है, डिपोजिशन। सो डिपोजिशन में क्या होता है, आपका गैस जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड के अंदर। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बोलेगा कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, राइट। तो आप उस टाइम में क्या बोलना कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं उस चीज को। तो इसमें डायरेक्टली फेज चेंज आपका हो जाता है और सरपास कर जाता है किसको, लिक्विड स्टेट को। बट ये ध्यान रखना, ये जो जितने भी प्रोसेस है ये आपका एंडोथर्मिक है। आपको यहाँ पे हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाएं, लिक्विड से गैस जाएं या सॉलिड से गैस जाएं, इन ईच केस आपका जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि आप बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट। तभी वो फेस चेंज होता है, आपका कन्वर्ट हो जाए। जैसे बर्फ को मैं पानी करना हो तो भाई मेरे को बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा ना हीट को, मुझे उसको बर्न करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आइस का। ऐसा थोड़ी है कि आइस जो है वो लिक्विड में बन जाती है और आपको हीट मिल जाती है बाहर, नहीं, हम उसे गर्म करते हैं। आप गैस पे लगाएंगे, स्टोव पे लगाएंगे, आप बर्फ को पिघलाने के लिए गैस जलाएंगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से। लेकिन जब आप गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइम पे हीट आपकी रिलीज होती है। तो अगर मैं गैस से लिक्विड आऊं, लिक्विड से सॉलिड आऊं या गैस से सॉलिड आऊं, इस केस में आपकी हीट रिलीज होती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। याद रखनी है बात, सब्लिमेशन इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड डिपोजिशन इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो देखो अब आज हम इतना ही कवर करते हैं। सो वी विल डू, अब हमारे पास देखो क्या बचता है इसमें, जो मेजर टॉपिक है वो बचते हैं आपके, देखो गैस लॉज। गैस लॉज ये नया, ये आपने नहीं पढ़े होंगे। एक आता है आपका इवापोरेशन, इवेपोरेशन। और दूसरा आता है हमारा लास्ट आपका फेज डायग्राम फॉर वाटर, फेज डायग्राम फॉर वाटर। एंड इसी के अंदर होता है ट्रिपल पॉइंट। वो ट्रिपल पॉइंट हमें समझना है क्या होता है, ठीक है। सो दीज आर दी टॉपिक्स एडिशनल। इवेपोरेशन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे वो कहते हैं ना मटके में पानी भर दिया, मटका ठंडा हो जाता है इवेपोरेशन से। ये बातें कुछ सुनी होंगी आपने। बट हमें इवेपोरेशन को और डील करना है, ठीक है, कि क्या होता है, क्या सरफेस फॉर्म है और किस किस फैक्टर्स के चेंज करने से मैं इवेपोरेशन को तेज कर सकता हूँ, राइट। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करना। सो आई हैव नॉट एडेड दीज स्लाइड्स ऑन टू दी साइट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो साइट के ऊपर डाउट एंड क्वेरी सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। camgradeclasses.in पर जाकर आप लॉग इन करें और लॉग इन करने के बाद आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि डाउट एंड क्वेरीज में ये सारे आपको जो शीट है वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो डेट अगर आपके नोट्स इनकम्प्लीट है, आपने नहीं बना पाए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक नैतिक इज न्यू टू दिस क्लास। तो नैतिक आपके लिए बताता हूँ मैं, आपको जाना है देखो कैमग्रेड
camgradeclasses.in पर, ठीक है, camgradeclasses.in पर। इस पर आप जाएंगे, आपको ना ऐसे टॉप राइट पर, यहाँ पे ऐसे टॉप राइट पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आपको साइन अप करना है। यू विल गेट अ लिंक टू योर ईमेल आईडी, जो आप यहाँ डालेंगे साइन अप में, उस पर आपको लिंक मिलेगी ईमेल पे, वहां से आप वेरीफाई कर लेना पासवर्ड को, ठीक है, पासवर्ड को। फिर दोबारा आप आना, लॉगिन करना, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे, आप दोबारा यहाँ पे देखेंगे आपका नाम लिखा आ जाएगा, ठीक है, इसी टॉप राइट कॉर्नर पे आपका नेम लिखा आएगा, उस पर आप क्लिक करना, आपको नीचे दिखेगा स्टूडेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड। जैसे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट में ना ऐसे पैनल दिखेगा, उस पैनल में आपके पास होगा डाउट एंड क्वेरीज, ठीक है। इससे पहले आपके पास ना एक मेन्यू और खुलेगा पॉपअप वाला, उसमें आपका स्कूल, ठीक है, स्कूल वगैरह, और आप किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे फाउंडेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, फाउंडेशन। तो डिटेल्स होंगी 2-3 बेसिक बेसिक, तो वो आप फिल कर देंगे। फिर जैसे आप उसको फिल कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे साइड बार में ऐसे डैशबोर्ड लिखा होगा, और अनाउंसमेंट, ठीक है, बुक्स वगैरह सब वहीं पे है, ठीक है। वहां पे डाउट्स एंड क्वेरीज में जाएंगे, यू विल गेट टू सी द दीज थिंग, ठीक है। आपके पास वहाँ फाइल होगी, पीडीएफ फाइल्स, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक आ जाएगी, बस वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यू विल गेट दिस स्लाइड ओवर देयर। इज इट क्लियर नैतिक? ठीक है, ये कर लेना है ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।